नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे जीवन का हर पहलू हमारे सामने कहानियों के रूप में प्रदर्शित होता है। कुछ कहानियाँ आपको आपसे प्रेरित लगेंगी तो कुछ कहानियाँ आपकी आसपास की हो रही घटनाओं से, पर हर कहानी में हमारे लिए कुछ ना कुछ सीख छुपी रहेगी। हमारी आज की कहानी एक लड़की की दर्द भरी कहानी है। सुनिधि को अपनी शादी में किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्या सुनिधि को न्याय मिल पाता है? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुनिधि फोन पकड़कर अभी भी जैसे बुत सी बनी खड़ी थी। सुरेश ने आकर उसके हाथ से फोन लिया और हेलो हेलो बोलने लगा, पर फोन कट चुका था। क्या हुआ सुनिधि? हाथ का सहारा देकर उसने सुनिधि को सोफे पर बैठाया और पानी का गिलास लेकर आया। 2 घूंट पानी पीकर सुनिधि जैसे नींद से जागी। क्या हुआ सुनिधि? सुरेश ने फिर पूछा तो सुनिधि एक फीकी सी मुस्कुराहट से हंस दी। होता रहता है, जिंदगी है बस। सुरेश ने गुस्से से कहा, नहीं समझ आती मुझे तुम्हारी यह फिलॉसफी की बातें। दूसरी भी कहाँ समझ आती है? सुरेश जैसे कट कर रह गया। सही तो कह रही है, शादी को लगभग 30 साल हो गए। सुनिधि बहुत ही स्नेह और प्यार से भरपूर थी और सुरेश सख्त मिजाज सा आदमी जिसको जिंदगी में सब कुछ चाहिए था, चाहे जैसे भी। शादी के शुरुआती दिनों में सुनिधि शाम से ही घर में सब काम निपटा कर तैयार होकर बैठ जाती कि सुरेश के आने पर वो लोग कहीं घूमने जाएंगे। सुरेश के आते ही वो उसे चाय नाश्ता करा के आराम करने को कहती और फिर डरते डरते पूछती कि अगर मन है तो थोड़ा बाहर घूम कर आएं। वो उसे आग्नेय नज़रों से देखता और कहता, बिना दहेज के तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारे पिता पर एहसान किया है। तुम भले ही कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन रहोगी मेरे पैर की जूती ही। अपने जुबान को ज़्यादा मत चलाओ और अपने मन के घोड़े को काबू में रखो। सुनिधि और सुरेश में भले ही उम्र का बहुत अंतर था, लेकिन वह इस शादी को मन से निभाने की कोशिश कर रही थी। सुरेश की यह बात सुनकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो सहम कर रसोई में जाकर छुप सी जाती और फिर रात का खाना बनाने के लिए ही बाहर आती। सुनिधि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जैसे ईश्वर ने दोनों हाथों से उस पर अपनी कृपा लुटाई थी। न सिर्फ सूरत बल्कि सीरत में भी उसके हृदय में सबके लिए स्नेह भरा था। इतनी सुंदर आवाज़ जैसे कोयल कूक रही हो। बहुत सुंदर भजन गाती थी। सुरेश ने उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ भजन संध्या में ही सुना था। कितने मधुर स्वर से भगवान की आराधना में वो गीत गा रही थी। एकदम सादा और मोहित करने वाला चेहरा था उसका। उसने जानकारी ली तो पता चला वहाँ के मंदिर के पुजारी की बेटी है। 12वीं पास की है अभी, लेकिन पुजारी जी की 3 और बेटियां भी हैं, इसलिए विवाह करके निर्वित्त होना चाहते हैं। फिर कोई मुश्किल नहीं हुई सुरेश के कहने भर से कि उसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। वो पुजारी जी के लिए सुपात्र बन गया। उसका गहरा काला रंग, 40 साल की उम्र, दुहाजू और एक बच्चे का बाप होना भी इस शादी में आड़े नहीं आया। अगले इतवार को ही सुनिधि बहू बनकर उसके घर आ गई और जैसे बैठक के कीमती सामान के तरह उसके घर का हिस्सा बन गई। वो छोटे से आलोक की बड़े प्यार से देखभाल करती और घर के सारे काम भी संभालती। सुरेश घर का सारा सामान खुद से मंगवाता, सिर्फ सब्जी भाजी के लिए ही उसे गिनकर पैसे देता। मन में डर था कि कहीं अपने मायके वालों को पैसे में मदद न करे। उसके घर वालों को भी घर आने की मनाही थी। महीने 2 महीने में आधा दिन के लिए उसे मंदिर छोड़ आता और शाम को ले आता। बस यही स्नेह मिला उसे सुरेश से। सुनिधि जैसे इस घर की गृहलक्ष्मी बनकर आई। उसके आने के बाद सुरेश का व्यापार विदेशों तक फैल गया। वो अपने व्यापार के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बाहर रहने लगा। सुनिधि ने भी आलोक में अपना मन लगा लिया और ज़िंदगी को स्वीकार कर लिया। सुनिधि को पढ़ने का बहुत शौक था। वो आलोक की सारी किताबें पढ़ने लगी। ज़हीन तो वो पहले से थी, अब उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो गई और सामान्य ज्ञान भी। रहन सहन का तरीका भी बदला। वो सादा लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला में परिवर्तित हो गई। सुरेश अब उम्र की ढलान पर खड़ा था और सुनिधि जैसे नवयुवती बन रही थी। उसकी सादा और पवित्र जीवन शैली से उसके चेहरे पर एक तेज सा आ गया था। सुरेश जैसे मन ही मन उसको सराहने लगा था। कई बार व्यापार के सिलसिले में जहां परिवार की उपस्थिति आवश्यक होती, वहां सुनिधि को लेके जाता तो सब लोग सुनिधि को देखते ही रह जाते।
सुरेश को बड़ा गर्व अनुभव होता, लेकिन जैसे कोई आपकी नई कार को सराहना भरी नज़रों से देखे, बस ऐसा ही। एक बार पति पत्नी के लिए कुछ मनोरंजक कार्यक्रम भी रखे गए थे और पर्ची में जब उनके हिस्से में लता का कोई गीत आया और सुनिधि ने आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें जब ये गाना सुनाया तो महफिल में एक बार फिर गाइए इसका शोर जोर से उठने लगा। इससे सुरेश असहज सा महसूस करने लगा, लेकिन सुनिधि ने हाथ जोड़कर इतने आदर से कहा फिर कभी। लोग उसके कायल हो गए। पहली बार सुरेश को सुनिधि के सामने अपना कद बौना सा लगा कि जैसे उसने इस हीरे की कदर ही नहीं की, शायद बहुत आसानी से मिल गया इसलिए। जिंदगी बहुत रफ्तार से भाग रही थी। आलोक ने विदेश में पढ़ने की इच्छा जाहिर की, जिससे सुरेश ने बहुत सहजता से लिया। वहीं सुनिधि का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वही तो उसके जीने का सहारा था। 1 महीने में सुनिधि जैसे 5 साल बड़ी हो गई। आलोक ने सुनिधि से कहा हम रोज़ वीडियो चैट करेंगे, तो सुनिधि ममत्व से मुस्कुरा दी और फिर आलोक विदेश चला गया और जैसे सुनिधि की ज़िंदगी एक बार फिर से सूनी हो गई। सुरेश ने इजाज़त तो दी, लेकिन बढ़ती उम्र और बढ़ते व्यापार ने उसको तन और मन से कमज़ोर कर दिया था और उसका परिणाम भी जल्दी ही देखने को मिला। दफ्तर में ही शाम के समय उसे हृदयाघात हुआ और जल्दी से अस्पताल पहुंचने से उसकी जान बच गई, लेकिन कमज़ोरी बहुत आ गई थी। सुनिधि ने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। आलोक को बताया भी नहीं क्योंकि उसकी परीक्षा चल रही थी। सुनिधि ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। घर आते ही ऑफिस से पेपर साइन होने के लिए आने लगे। काम का फैलाव बहुत ज़्यादा था। एक दिन की देरी भी लाखों का नुकसान दे सकती थी। सुरेश में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो एक एक कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ सकता था। सुनिधि ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। वो सुबह ही कागज़ मंगवा लेती और शाम को हस्ताक्षर करवा के भेजती, ताकि सबको लगे कि साहब अच्छे से सब पढ़कर ही हस्ताक्षर कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी बोलने पर भी लगभग 2 घंटे के बाद ही भिजवाती। वो सुरेश को सब पेपर पढ़कर सुनाती, जिनमें संशोधन की ज़रूरत होती उन पर टिप्पणी लिखकर वापस भिजवा देती। सुरेश ने पहली बार सुनिधि की लिखाई देखी, जैसे मोतियों की माला। जितना सुंदर रूप उतना ही सुंदर मन। सच में सुरेश ने कभी सुनिधि को अपने करीब महसूस ही नहीं किया। जीवन की इस सांझ में उसे सुनिधि का सानिध्य मिला तो जाना गृहस्थ जीवन क्या होता है। थोड़ा ठीक होते होते ही सुरेश ने ऑफिस जाने की इच्छा दिखाई तो सुनिधि का मुंह जैसे सूख सा गया। शादी के इतने सालों बाद पहली बार उसे पति का साथ मिला था। सुरेश को भी उससे जुड़ाव महसूस होने लगा था। उसने बोला कल ऑफिस जाना है तो तुम भी साथ चलना, तो सुनिधि का चेहरा जैसे खिल के गुलाब हो गया। सुरेश मोहित होकर देखता रह गया। अगले दिन अपने केबिन में ही उसने सुनिधि की कुर्सी लगवा दी। जो भी पेपर आता वो पहले सुनिधि को देता, सुनिधि पढ़ के सुनाती। सुरेश उसे उस कॉन्ट्रैक्ट की तकनीकी बताता और कुछ संशोधन की ज़रूरत है तो वो भी। सुनिधि बहुत जल्दी सब काम सीख गई और सुरेश का आधा बोझ बांट लिया। जिंदगी हसीन हो गई थी, जैसे सुनिधि सुरेश की ज़रूरत बन गई थी। ऑफिस में अपने अच्छे व्यवहार के कारण सब सुनिधि की दिल से इज्जत करते थे। बस एक बात सुनिधि की सुरेश को अच्छी नहीं लगी। वो अब व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाने से रोकती थी। उसे सुरेश की सेहत की चिंता रहती थी। बीच बीच में उसे सीट से उठाकर सोफे पर आराम करने को कहती और बार बार कुछ खाने को भी। सुरेश गुस्सा करता, लेकिन सुनिधि पर कुछ असर ही नहीं होता और कहती आलोक आएगा तो बढ़ाएगा व्यापार को। यह सुनते ही सुरेश की बाँछें खिल जाती। आलोक का नाम सुनते ही सुरेश के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती। आखिर वो दिन भी आ गया, लेकिन साथ में एक आश्चर्य भी। जब आलोक जहाज से उतरा तो वो अकेला नहीं था, साथ में एक अंग्रेजी युवती भी थी। आलोक ने बड़ी सहजता से बताया कि उसने शादी कर ली है। सुरेश के चेहरे के भाव बिगड़ने लगे, लेकिन सुनिधि ने उसके हाथों को प्यार से सहलाकर जैसे उसे आश्वासन सा दिया कि कोई बात नहीं, और उस लड़की को गले लगाकर प्यार भी किया। घर आकर सुरेश को समझाया कि अच्छा ही हुआ हमें बहू भी मिल गई, और क्या चाहिए। बहुत शानदार रिसेप्शन हुआ और सबके मुंह बंद हो गए। आलोक ने ऑफिस जाना शुरू किया और उसकी पत्नी ने भी।
दोनों MBA की डिग्री लेकर आए थे, लेकिन वो सुरेश से कुछ सलाह मशवरा नहीं करते थे। आलोक अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। सुरेश ने भी आलोक पर सब कुछ छोड़ दिया और सुनिधि भी घर रहने लगी। आलोक को ज़मीनी हकीकत का कुछ पता नहीं, सिर्फ अपनी डिग्री के घमंड में वो नए नए कॉन्ट्रैक्ट लेता चला गया। पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को नौकरी पर रखा और वो ही उसके सलाहकार बन गए। सुरेश को भी वो घर पर आराम करने को कहता और बताता कि वो और उसकी पत्नी मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। सुरेश की सेहत भी अब ठीक नहीं रहती थी, वो भी ज़्यादा समय घर पर ही बिताने लगा और व्यापार में घाटा होता चला गया। सुरेश और सुनिधि इस बात से अनभिज्ञ से रहे। पुराने लोगों को भी नौकरी से निकाल दिया गया, इसलिए ऑफिस में क्या हो रहा है इन दोनों को कुछ खबर ही नहीं लगी। सुनिधि की प्रमुखता सुरेश की सेहत थी। इतने सालों का जमा जमाया कारोबार था और आलोक होनहार बच्चा है, सब संभाल लेगा। बस यही गलती हो गई दोनों से और जमा जमाया कारोबार नीलामी तक आ पहुंचा। बैंक से लोन वापसी के सम्मन आने लगे और आलोक ने बिना माता पिता से कुछ बताए घबरा कर वापस विदेश जाने की तैयारी कर ली। जैसे ही उसकी फ्लाइट उड़ी उसके बाद ही ऑफिस के लीगल डिपार्टमेंट से फ़ोन आया कि कंपनी की क्या स्थिति है। यहाँ तक कि उनको वो बंगला जिसमें वो रह रहे थे वो भी 15 दिनों में खाली करना पड़ेगा। यह सब सुनकर ही सुनिधि का बुरा हाल हो गया था, लेकिन उसे यह सब सुरेश को अभी नहीं बताना था। उसने अपने पुराने वकील जो कंपनी में पिछले 30 सालों से काम कर रहे थे और आलोक ने आते ही उनको अलग किया था। सुनिधि ने उनसे मिलने का समय मांगा और जाकर सब बताया। वो उसके साथ कंपनी गए, सब पेपर्स देखे और बताया कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ सील हो जाएगा। लेकिन आशा की एक किरण दिखी। सुरेश ने एक फार्म हाउस सुनिधि के नाम से खरीदा था, क्योंकि उसको सुरेश के नाम से खरीदने में कुछ कानूनी अड़चन आ रही थी और आलोक विदेश में था, उस पर कुर्की के आदेश नहीं थे। सुनिधि ने उस फार्म हाउस के पेपर लिए और घर आ गई। घर आते ही उसने सुरेश को कहा कि वो कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस चल रहे हैं। मन में सोच लिया कि धीरे धीरे सुरेश को सब बता देगी। फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूर रमणीक जगह पर था। सुरेश वहां जाकर सुनिधि के साथ बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसने सुनिधि से कहा, जो सालों पहले समय मैंने खो दिया है वह मैं सब तुम्हारे साथ समेटना चाहता हूँ। ऑफिस का काम आलोक सब संभाल लेगा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ शांति से। अब मेरा बचा जीवन बस तुम्हारे नाम है। जीवन की इस सांस में ज़रूरतें ही कितनी है। सुनिधि बहुत खुश थी। अब वह आश्वस्त हो गई थी कि धीरे धीरे वह सुरेश को सब कुछ बता देगी। आलोक के लिए भी मन में कुछ दुर्भावना नहीं आई। बस यही सोचा, अगर वह सलाह करता तो आज स्थिति कुछ और होती। सब कामों से निश्चिंत होकर आलोक को मेल लिखा और बड़े प्यार से यह भी समझाया कि गलतियां होती रहती हैं। अगर वो बात करता तो आज स्थिति कुछ और होती। पलट कर आलोक का फ़ोन आ गया। वो बहुत शर्मिंदा था और कहने लगा कि वो और उसकी पत्नी दोनों को अच्छा जॉब मिल गया है। वो कुछ पैसे जोड़कर इंडिया आएंगे और फिर से पापा के व्यापार को खड़ा करेंगे। अपने पिता से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उनका ख्याल रखना माँ, कहते कहते उसका गला भर आया था और उनकी बहू मानसी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने भी सुनिधि से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ हमें माफ़ कर दो। अगर आप लोगों के अनुभव को लेकर हम चले होते तो शायद यह स्थिति नहीं आती, लेकिन हम अगली बार जब बिजनेस शुरू करेंगे तो आपके अनुभव के साथ। सुनिधि ने कहा, कोई बात नहीं है बेटा, हम गलतियों से ही सीखते हैं। जब हम गिरते हैं तभी तो संभलते हैं। सुनिधि ने धीरे धीरे सुरेश को भी कंपनी के बारे में सब कुछ बता दिया। सुरेश पहले तो बहुत घबराया और आलोक पर बहुत गुस्सा भी हुआ, लेकिन सुनिधि ने उसे बहुत समझाया कि आलोक अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। सुरेश को भी समझ आ गया था, शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि इस उम्र में मुझे तुम्हारा साथ और तुम्हें मेरा साथ मिले। यह कहकर दोनों मुस्कुराने लगे। दोस्तों, एक गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए पति और पत्नी में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। पति को भी अपनी पत्नी की बातों, अपनी पत्नी की इच्छाओं को समझना चाहिए, तभी एक गृहस्थ जीवन खुशहाल रह सकता है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं और कितने भी पढ़ लिख लें, लेकिन माँ बाप के पास जो अनुभव का खजाना होता है वह बच्चों को बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकलने में मदद करता है।
हमें कभी भी बुजुर्गों के अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो हमेशा बच्चों के काम आता रहेगा। और अगर बच्चे उस तजुर्बे को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमेशा वह किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। आज अगर आलोक ने समय रहते कंपनी के मामलों में अपने पिता की राय ली होती तो शायद कंपनी डूबने से बच जाती और उसका घर भी नीलाम होने से बच जाता। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।